बस्ती का स्वरूप क्यों बस्ती इसको बोलते हैं, बस्ती कहने का मतलब क्या है। बस्ती का मतलब ये है, बस्ती भी ही दीर्घते जस्मात् तस्मात् बस्ती इति स्मृतः। बस्ती क्या है? ब्लाडर है। ब्लाडर के साहाय्य में, सहायता में, सहयोग में जो औषधि कणक या क्वाथों को भेजा जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंटर किया जाता है, बस्ती के सहारे जो कर्म संपन्न होता है, उस एपैरेटस को, यंत्र को बस्ती कहते हैं। ये एक ही है। दूसरा, बस्ती भी ही दीर्घते, बस्ती जो रीजन है, जो एरिया है, जो बस्ती प्रदेश है, जो पप्पा से के नीचे पप्पा से बोलते हैं, बस्ती प्रदेश है। बस्ती प्रदेश तक औषध को प्रेरण करना बस्ती भी कहा जाता है। बस्ती यंत्र के सहारे औषध को प्रेरण किया जाता है इसलिए कहा जाता है, या बस्ती प्रदेश तक औषध को प्रेरण किया जाता है इसलिए कहा जाता है। बस्ती कहने का मतलब यही है, बस्ती यंत्र द्वारा या बस्ती तक, बस्ती प्रदेश तक जो औषध को प्रेरण किया जाता है उसको बस्ती बोलते हैं। बस्ती किसमें बनाया जाता है? बस्ती तो ब्लाडर है। ब्लाडर किसका ब्लाडर होना चाहिए? यहाँ चरक ने लिखा है, जारद गबो माहि सहारिणो वा शतशुकरो बस्ती अजहश्च चापी। जारद गब बोलने से क्या होता है? जो बुढ़ा हो जाता है, हो जाते हैं, जो जिसका ब्लाडर ज़्यादा है, बड़ा है, बुढ़ा होने जाने से वो ग्रोथ ठीक होता है, अच्छा ग्रोथ होता है, इसलिए ब्लाडर ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। किस किस का? हिरन का, बकरी का, सूअर का, गाय का, और जो भी बड़ा ऐसे ही पशु है उससे भी ब्लाडर को संग्रह किया जाता है। इसको बस्ती बनाया जाता है। इसको मरने के बाद, इसको मरने के बाद ब्लाडर को लाकर सुखाया जाता है। जिस ब्लाडर में कोई ग्रंथि युक्त नहीं है, सिस्ट नहीं होना चाहिए, जिसमें शिरा युक्त नहीं होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, ऐसे बस्ती संग्रह लेना ठीक है। इसको सुखाओ और स्निग्ध बनाओ, धूपन क्रिया सुगंधित के लिए करो। इसको बना करके ये जो बस्ती नेत्र, इसको पुटली करो, बस्ती नेत्र संयोग करके धागा में दृढ़ बंधन करो। दृढ़ बंधन करने के बाद ये बस्ती एपैरेटस हो गया। इसके सहारे औषध को हम अंदर तक प्रेरणा करते हैं या किया जाता है। जब ऐसे ही ब्लैडर नहीं मिलता, चरक ने बताया जो कि चमड़ा में भी
बनाया जाता है। कोई भी चमड़ा में ऐसे ही जो सॉफ्ट है, जो रुक्ष नहीं है, जो शिराड़ युक्त नहीं है, गंठी युक्त नहीं है, ऐसे चमड़े को बनाया जा सकता है। जब ऐसे कुछ भी नहीं मिला, मोटे वस्त्र, गाढ़े मोटे वस्त्र को पोटली करके ऐसे बस्ती बनाओ, ऐसे बस्ती बनाओ। तो बस्ती का मतलब क्या है? जो पशुओं का जो ब्लाडर है, जो मूत्राशय है, उस मूत्राशय के माध्यम से द्रव औषध को भर करके पक्वाशय अर्थात बस्ती प्रदेश तक पहुंचाना क्रिया को बस्ती कहा जाता है। हो गया? बस्ती किसको कहा जाता है? बस्ती का अभी देखेंगे, बस्ती में लाभ क्या है। शाखागता पुष्टगतश्च रोगा मर्मोर्ध सर्वा अवयवंग जाश्च जे सन्ति तेषां न हि किंचिदन्यो वायोः परं जन्मनि हेतुरस्ति। शरीर में जो कुछ रोग होता है, वो रोग शाखागत होता है या कोष्ठगत होता है या मर्मगत होता है, ऊर्ध्वंग होता है, ईएनटी होता है, ये सर्व शरीर में होता है। रोग तो ऐसे ही होता है। महर्षि चरक ने कहते हैं, शाखागत जो धातुओं को समझने बोलते हैं, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और त्वक को शाखा कहते हैं। इसमें जो कोई भी रोग होता है। कोष्ठगत क्या है? कोष्ठ तो मालूम है, हृदय, जकृत, पक्वाशय और रेक्टम जो पुरुषाशय है, मूत्राशय है, गर्भाशय है, इसको सब कोष्ठ बोलते हैं। इसमें जो सब रोग होता है तथा मर्म 108 है। अच्छा, मर्म तो मुख्यतः हृदय, बस्ती, शंख, मस्तिष्क, नाभि इत्यादि मर्म में जो रोग होता है। और इस शरीर के ऊर्ध्व भाग, सिर में, कर्ण में, नेत्र में, नासा में के जो होता है, संपूर्ण अंग में जो कोई रोग होता है, वात के कारण होता है, वात दोष के कारण होता है। कफ पंगु, पित्त पंगु, पंगवः मलधातवः वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। कफ, पित्त, ये दोनों तो सब्सटेंशियल पार्टिकल है। वो कैसे गतिशील कर सकते हैं? गतिशील तो कोई वायु करता है, वो दोनों को वायु करता है। वायु के बिना वो तो संचरण नहीं हो सकते हैं, धातु उपाकन नहीं हो सकता है। वायु के बिना, वायु तो इसलिए प्राण कहा जाता है, जीवन कहा जाता है, जिसके आधार पर हम जी रहे हैं। वायु के माध्यम से ये सब प्रेरण, ये सब एक्टिवेट होते हैं, कफ और पित्त। जब वायु प्रकपित हो जाता है, प्रकपित मीन से वेलोसिटी बढ़ जाता है, गति बढ़ जाता है, या वायु का गति वेलोसिटी कम हो जाता है, तो रोग होता है। वेलोसिटी क्यों कम होता है, क्यों ज़्यादा होता है, इसके बारे में तो ज़्यादा पुंखानुपुंख विचार जो के है, लेकिन थोड़ा मैं कह देता हूँ। हम जब कभी आलस हो जाते हैं, सो जाते हैं,
वायु का गति तक कम हो जाता है, तो वेलोसिटी कम हो जाता है। जब ज़्यादा टेंशन हो जाता है, एक्साइटेड हो जाते हैं, तो पित्तस्राव के कारण, उष्ण के कारण वायु का गति बढ़ जाता है, इसलिए रोगो हो जाता है। वायु करस्पॉन्ड करता है दोनों को, वायु ही करस्पॉन्ड करता है। वायु के बिना ये दोनों पंगु है, इनएक्टिव है। जहां पर ज्यादा फंक्शन होता है शरीर का, हम अभी क्या, एक एग्जाम्पल देता हूं। हम अभी तो घर में रहते हैं, सोते हैं ज़्यादा, और कुछ तो मन नहीं लगता है, ठीक से तो शरीरों को प्रेशर ठीक से नहीं देते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, ये सब जो करते हैं तो अच्छा है। कुछ बच्चे, कुछ लोग, 90% लोग तो नहीं करते हैं ठीक से। अच्छा, फिर क्या करते हैं, सोते और ये मोबाइल भी देखते हैं। मोबाइल में कुछ एक्साइटेड जिनसे देख लिया, मन को प्रभावित कर दिया, सोने से तो वेलोसिटी कम हो जाता है। कफ दोष के कारण कैटाबोलिक फैक्टर तक कम हो जाता है, इसलिए धातुपाक नहीं होता है, अग्निबल कम जाता है, त्रयोदश अग्नि कम हो जाता है। और एक्साइटेड होने के कारण वो कफ संचित हो गया है, आम कहते हैं, दोष संचय हो गया है। फिर जब एक्साइटेड हो जाते हैं, टेंशन हो जाते हैं, वायु का गति बढ़ जाता है, वो जाकर सब जहाँ जरा जो ज़्यादा फंक्शन करते हैं वो वहाँ पर डिपोजिट हो जाता है, सर्वांग में व्याप्त हो जाता है। ऐसे ही रोग होता है वायु के माध्यम में। इसलिए कहते हैं कि जितना जितना शरीर में रोग होता है वायु के बिना नहीं होता है, वायु ही रोगों का कारण है। वायु जब ठीक से ज़्यादा नहीं, वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ेगा नहीं या कमे घटेगा नहीं, तो हम सुस्त रहेंगे। इसलिए वायु ही रोगों का, सब रोगों का कारण है। जेसंति तेसं नहि कश्चित् दन्यो वायु परं जन्मनि हेतुरस्ति। जितना ही रोग सब होता है शरीर में, शाखागत, कोष्ठगत, मर्मगत, ऊर्ध्वांग, वो सर्वावय में वायु हेतु के बिना वो संभव नहीं होता है। बीड़ीमूत्र पित्रादि मलाशयान विक्षेप संघातकरः सजस्मात्। ये सब डिपोजिट होने के कारण, डिपोजिट को, वस्तु का कर्म क्या है, जो डिपोजिट हो जाता है एक्सक्रेशन माध्यम से वो निकल जाता है। हम तो प्रेशर नहीं देते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, इसलिए ये वही काम करता है जो संचित मल को, आम को निकाल देता है, निकाल देने का काम करता है। बीड मूत्र पित्त दिमलाशयानं, मलाशय में पुरीष और मूत्र और पित्त इत्यादि को विक्षेप संघात करह सजस्मात्, वो करता है, विक्षोभ करता है, विक्षोभ करता है, वो इरिटेट करता है, वो स्टिमुलेट करता है, संग्रह करके लाता है। वो शरीर के जिस अंग में जो है उसको निकाल करके खींच कर लाता है, विक्षेप संघात एकत्रित करता है और निकालता है। तस्याति वृद्धस्य समायजस्मात्, अति वृद्धस्य, जो ज़्यादा डिपोजिट हो जाता है, होता है, उसको समाय अर्थात सूथिंग करता है, सप्रेस करता है, नॉर्मलाइज करता है। नान्यत वस्तिंग बिना भेषजमस्ति किंचित,
इस जगत में बस्ती के बिना ये सब रोगों का जो कारण है, जो अतिवृद्ध, जो डिपॉजिट ज़्यादा हो जाता है, निकलने के काम बस्ती बिना और कुछ नहीं है। इस जगत में और कुछ नहीं है। बस्ती के बिना निकलने का द्वितीय तरीका कुछ भी नहीं है। द्वितीय तरीका कुछ भी नहीं। तस्मात् चिकित्सार्थमिति ब्रुवन्ति सर्वाः चिकित्सामपि बस्ति में के। इसलिए चिकित्सा जो उपक्रम है, समस्त शरीर का जितना ही उपक्रम है, सर्वांग में वायु का प्रभाव है, समस्त रोगों का कारण है वायु। इसलिए सर्वांग में जो रोग होता है वायु ही कारण है। वायु को जब शमन किया जाता है तो सब रोग शांत हो जाता है। इसलिए कहा गया है चिकित्सार्थमपि अर्धम चिकित्सं अपि। ये समस्त जितना ही उपक्रम है, आँख नाक सिर, ये जो बमना वृथन, ये जितना ही कर्म है, जितना ही मेडिसिन जो देते हैं, जो उपक्रम करते हैं, सब उपक्रम का ये जो मरीज या रोग हमने घटाने के लिए, शामक करने के लिए जो जिस रोगों में भी जितना उपक्रम हम करते हैं, सब उपक्रम का आधा है बस्ती, आधा माना गया है। जितना ही उपक्रम हम करते हैं सब उपक्रम का आधा माना गया है, क्योंकि बस्ती बात को शामक करता है। बात समस्त रोगों का कारण है। बात पित्त को संयुक्त होने के कारण इधर उधर जो लेने के काम, बात का होना, सर्व अवयव में व्याप्त होना, व्याप का चौड़गुण होना और व्याप का क्षय और वृद्धि होने के कारण जो सब शरीर संबंध शरीर सर्वांग शरीर में जो रोग होता है, वायु को शांत करने का उपाय बस्ती के बिना और कुछ नहीं है। बस्ती ही वायु को शामक करता है। सर्वांग का जो कारण है, रोगों का कारण है, सर्वांग रोग का जो कारण है वास्तव। इसलिए समस्त उपक्रम जितना ही सर्वशास्त्र में चरक और सुश्रुत जितना ही रोग है, सब रोगों का वायु ही कारण होने के कारण सब रोगों का आधा ही हिस्सा माना गया है। बस्ती ही वायु को आधा ही हिस्सा माना गया है। वायु शामक बस्ती है। इसलिए बस्ती का महत्व इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, भाषा में कहना, भाषा में प्रकट करना कठिन है। हाँ, इतना ही ज़्यादा है। तो अभी इसका प्रकार देखेंगे। बस्ती का प्रकार। बस्ती में दो प्रकार का बस्ती पहले मानना चाहिए मार्ग के अनुसार। पक्वासा में जो स्थित है, जो रेक्टम में जो स्थित मल, उसको निकालना है। विक्षोभ और संघात शरीर में ऑस्मोसिस प्रेशर के अनुसार खींच कर लाना और निकालना। फिर स्निग्ध भी बनाना। वो लुब्रिकेंट वो एक्टिव होने के लिए लुब्रिकेंट भी बनाना है। इसलिए वो रेक्टम गुदमार्ग में दिया जाता है। गुदमार्ग में जो दिया जाता है उसको बस्ती कहते हैं। और एक मार्ग है बस्ती प्रदेश में 3 आशय है। रेक्टम गुदा के माध्यम से होता है,
और जो मूत्र मार्ग और गर्भाशय योनि मार्ग, इसको उत्तर मार्ग बोलते हैं। ये गुद मार्ग से ऊपर होने के कारण उत्तर मार्ग बोलते हैं। उस मूत्र मार्ग और योनि मार्ग में जो दिया जाता है उत्तर बस्ती बोलते हैं। गुद मार्ग में जो दिया जाता है वो निरूह और अनुवासन। निरूह या आस्थापन दोनों एक ही है। आस्थापन बस्ती को निरूह कहा जाता है। निरूह अर्थात शरीर को सुस्त बनाना है, आरोहण करना है, स्वस्थान को प्रत्यावर्तन करना है, सुस्तता को प्राप्त करना है। जो उपाय बुध मार्ग से किया जाता है वह आस्थापन कहा जाता है। आस्थापन करने के बाद अनुवासन दिया जाता है। अनुवासन बस्ती जो स्नेह बस्ती है, बुध मार्ग से रेक्टम से जल शोषण होता है। फैट कार्बोहाइड्रेट वो तो एनर्जी देता है, उत्ताप को रखता है। इसलिए स्निग्धा बस्ती, स्निग्ध जो घृत तैल या घृत तैल युक्त सिद्ध पदार्थ प्रस्तुत करके अनुवासन बस्ती दिया जाता है। तो आस्थापन और अनुवासन ये दोनों बुध मार्ग में ही दिया जाता है। मूत्राशय में जब कुछ ऐसे ही रोग होता है, मूत्रगत रोग, मूत्राशय में कुछ रोग होता है, मूत्राघात होता है, मूत्र गुणन होता है और कुछ ऐसे जो रोग होता है, मूत्राशय को प्रेरण करने के लिए मूत्र मार्ग द्वारा औषध को प्रेरण करना पड़ता है, जो तो बुध मार्ग नहीं है। ये ऊपर रहने से कारण उसको उत्तर बोलते हैं। उन्नत में रहने के कारण, उच्च में रहने के कारण उत्तर बोलते हैं। मूत्र मार्ग में जो औषध प्रेरण मूत्राशय को किया जाता है उसको उत्तर बस्ती बोलते हैं। और भी गर्भाशय, गर्भाशय में तो जो नहीं व्याप्त रोग ज़्यादा है। और योनि मार्ग में जो औषध बना करके हम गर्भाशय तक प्रेरणा करते हैं उसी को भी उत्तर बस्ती कहते हैं। तो मूत्र मार्ग और योनि मार्ग ये दोनों मार्ग में उत्तर बस्ती दिया जाता है। गुद मार्ग में आस्थापन अवस्थी, अनुवासन अवस्थी दिया जाता है। ठीक है। गुद मार्ग में आस्थापन अवस्थी, अनुवासन अवस्थी दिया जाता है। आस्थापन अवस्थी जो कि दोषों को शामक करता है, शरीर को सुस्त लाता है। अनुवासन अवस्थी सुस्त को स्वास्थ्यवान करता है। शरीर में चिकनापन लाने के लिए स्नेहावस्थी दिया जाता है। अनुवासन और आस्थापन ये दोनों बुध मार्ग में दिया जाता है और मूत्र मार्ग और योनि मार्ग में उत्तर अवस्थी दिया जाता है। मालूम हो गया? ठीक है। अभी देखेंगे आस्थापन अवस्थी। अभी आस्थापन अवस्थी देखेंगे। आज तो ख़त्म नहीं होगा, फिर तो नेक्स्ट क्लास में लगेगा। आस्थापन अवस्थी जो दोष को निकालता है, जो संचित दोषों को निकालता है, वो विधि कर्म के अनुसार ये
इसका भेद ज़्यादा है। उत्क्लेशन इसका भेद स्थापना वस्तु कर्म के अनुसार भेद होता है। उत्क्लेशन होता है, लेखन होता है, और संचमन होता है, संशोधन होता है, बृंहण होता है, और बाजीकरण होता है, और पिच्छावस्थी होता है, जो पिछले वस्ती दिया जाता है पिछिल स्निग्ध बनाने के लिए, और मधु तैल का वस्ती, ऐसे ही कितना प्रकार का वस्ती दिया जाता है। अभी इस संदर्भ में हम कल बात करेंगे, ठीक है। थैंक्स, मेनी थैंक्स। हाँ, बाय।